वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने हिंदी लिया है और वो 6वें सेमेस्टर में हैं। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 100% बता दूं कि यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। मैं ज़्यादा एक प्रकार से आपको अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से नहीं बता रहा हूं कि भाई यही एकदम से 100% पढ़ जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आप लोगों को पता होगा, आप 5 सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं। हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो हूबहू आ जाते हैं। अब आपको एक प्रकार से विश्वास करके पढ़ना है। जो हमारे छात्र छात्राएं अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको एक प्रकार से समझना पड़ेगा, उनको एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी एक प्रकार से कपिल वस्तु, इसके अलावा आपका जो कानपुर विश्वविद्यालय है वो, और इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसमें आपका जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रकार से 2 टाइप के पेपर होते हैं, मतलब कि एक ही पेपर में, जैसे कि सारे विश्वविद्यालय में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे 6 सेमेस्टर के, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सब्जेक्ट के आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है, 4 पेपर कैसे होंगे? देखिए, एक होगा 305 का, एक होगा 306 का, एक होगा 307, एक होगा 308, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस आते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि यानी जो पहला पेपर है, उसमें 2 खंड बांट दिया गया है उसमें दीनदयाल उपाध्याय में। पहली 4 इकाई पेपर मतलब कि 305 में हमने पढ़ी थी और इससे पहले वीडियो मैंने दे दिया है। अब 306 वाला जो होगा लास्ट की 4 इकाइयों से बनने वाले प्रश्नों को आपको देखना होता है। ठीक है, तो 306 कोड यानी कि भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि द्वितीय प्रश्न है ये, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र। इससे पहले प्रथम प्रश्न पत्र मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न अब की बार पूछे जाने वाले हैं। तो ये टॉप लगभग इसमें जो है 70 से 72 प्रश्न या लगभग जो है 80-80 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं। लेकिन टॉप 50 इसीलिए लिखा है क्योंकि टॉप मतलब कि आपके परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा आपको बता दूं कि और भी मॉडल पेपर पड़ा हुआ है इसका, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, उत्तर माने होता है बाद में, कालीन माने समय, यानी अपभ्रंश। देखिए, सबसे पहली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से बनी कौन सी भाषा? पाली बनी। पाली के बाद में कौन सी बनी? प्राकृत बनी। और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप या अपभ्रंश के बाद में जो, या अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को ही अवहट्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अवहट्ट, गवई भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं, मैंने आपको बताया था। कौन सी? पूर्वी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कितनी हिंदी भैया? ये एक प्रकार से 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं से संबंधित बोलियां हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश जो है ये एक प्रकार से किस उपभाषा का विकास इससे हुआ है? राजस्थानी हिंदी का, या पंजाबी हिंदी का, या बांग्ला का, या बिहारी का? फटाफट से आप बताएंगे। पंजाबी हिंदी की नहीं है। ठीक है, तो बताइए राजस्थानी, बिहारी या बांग्ला या पंजाबी, किसका एक प्रकार से विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी का हुआ है, पश्चिमी हिंदी का हुआ है, ठीक है, और पहाड़ी का, गुजराती का, इन सभी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपको बता दूं कि राजस्थानी हिंदी में कई बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, मेवाती हो गई, जयपुरी हो गई। ठीक है, ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? एक हो गई मगही, ठीक है, मगही। इसके अलावा आपकी एक होती है मैथिली, और जिसके मैथिली में विद्यापति ने खूब लिखा है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। और तीसरी आपकी है कौन सी भाषा? तीसरी है आपकी भोजपुरी। क्लियर, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो समय काल है उसको संक्रांति काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रांति काल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? बताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो रामानुज को माना। किसको? राजानुज को माना है क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंजाब का विकास, अपभ्रंश मतलब पंजाबी का विकास, पंजाबी एक भाषा है, तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पंजाबी का विकास अपभ्रंश के पैचासी, एक प्रकार से पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी भाषा का विकास, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। मागधी माने मगध के इलाके की बोली जाने वाली भाषा। तो मागधी से किसका हुआ है? मागधी अपभ्रंश से आप बता दूं, बिहारी हिंदी का, बंगला का, उड़िया का, असमिया का, इनका सबका हुआ है मागधी से। अर्ध मागधी जैसे उत्तर प्रदेश की जितनी बोलियां आपको मिलेंगी वो सब अर्ध मागधी में, यानी कि जो पूर्वी हिंदी है अपनी, पूर्वी हिंदी जो बनी है ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से बनी है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश एक प्रकार से इससे पुरानी भाषा पूर्वी हिंदी की, यानी यहाँ पर आज के में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, वहाँ पर पहले अर्धमागधी अपभ्रंश एक प्रकार से भाषा थी। तो इसी पूर्वी हिंदी की अगर बात की तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी एक उपभाषा हिंदी की, इसकी 3 बोलियां हैं। अवधी पहली बोली हो गई जिसमें रामचरितमानस और पद्मावत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके अलावा बात की जाए दूसरा तो वो है बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश मैंने आपको बताया था, राजस्थानी हिंदी इसकी बड़ी फेमस है। इसके अलावा राजस्थानी और किसी में नहीं दिया है, तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये सब एक प्रकार से सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राचट अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी से या सौरसेनी से? फटाफट से आप बताएंगे। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा का जो उद्भव हुआ है बाबू, वो हुआ है ब्राचट अपभ्रंश से। किससे हुआ है? ब्राचट से। मागधी से बिहारी हिंदी का, और इसका बंगला का, उड़िया का, असमिया का हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से आपको बता दूं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पैसाची से किसका हुआ है? पैसाची से किसका हुआ है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। पैसाची से, पैसाची से किसका? पंजाबी का, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। अगला प्रश्न है, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं, तो इसका हुआ है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं बाबू। कितनी है? 5। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की मात्र 3 बोलियां हैं, अवधी पहली, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी एक प्रकार से ये उपभाषा है हिंदी की। बिहारी में 3 बोलियां हैं, पहली है आपकी मगही, दूसरी है मैथिली और तीसरी है भोजपुरी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भोजपुरी के जनक किसे माना जाता है? भोजपुरी का जनक किसको माना जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बताएंगे। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा सभी दोस्त, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। भोजपुरी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भोजपुरी के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? भिखारी ठाकुर को जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक किसको मानते हैं? तो पवन सिंह जी हैं, मनोज तिवारी हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं। ठीक है, मनोज तिवारी जी, मालिनी अवस्थी जी, पवन सिंह जी, ये भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक हैं वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मैं मालिनी अवस्थी जी से मिला भी हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आई थी, तो एक प्रकार से वैसे पर्टिकुलर मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं एक प्रकार से फ़ोटो वोटो खिंचवा लिया था दौड़ धूप करके इधर उधर से किसी तरीके से। बड़ी अच्छी गायिका हैं,
ठीक है। बाकी पवन सिंह भी अच्छा गाते हैं, मनोज तिवारी जी तो गाते ही हैं शुरुआत से ही, उनका गाना आप लोग सुने होंगे, ही हंस देली रिंकिया के पापा, बहुत फेमस गाना। पवन सिंह का तो गाना तो लाली पॉप वाला तो पूरे जो है विश्व में फेमस है। आगे देखेंगे, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरण कर्ता के संबंध में असंगत बनाइए। मतलब असंगत इनमें से चुनना है आपको। देखिए इसमें देखिए कौखी जो है ये मतलब कौरबी की अगर बात करें तो राहुल संकृत्यान, ब्रजबुली ईश्वर चंद्रगुप्त और राजस्थानी और बिहारी से जाटगिरी दर्शन, बिल्कुल ठीक है। भोजपुरी रेमंड, यही आपका असंगत है, बाकी तीनों सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जा सकता इनमें से। आधुनिक आर्य भाषाओं में से अगर बात की, अपभ्रंश जो है ये आधुनिक आर्य भाषा नहीं है, प्राचीन आर्य भाषा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। गुजराती, मराठी और हिंदी ये आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल है। अगला प्रश्न निम्न में से असंगत है। असंगत की अगर बात की देखें, पूर्वी हिंदी में बघेली आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आप देखेंगे मारवाड़ी, पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, तो गलत हो गया यही। पर मारवाड़ी जो है ये राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मालवी, ठीक है, ये सब आपकी राजस्थानी हिंदी की है। जयपुरी, तो ये राजस्थानी जयपुरी, ठीक है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये ठीक है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गई, कौरवी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये सब आता है, ठीक है। बांगरू हो गई। अगला प्रश्न है, पाली को भाषा भी कहा जाता है। पाली को देसी भाषा, देव भाषा, जन भाषा या लोक भाषा। पाली को कौन सी भाषा कहते हैं? पाली को देश भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषाई आधार पर। कब? 1 ओसीटी यानी 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का एक प्रकार से गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली का अर्थात मतलब का अर्थ, खड़ी बोली का टकसाली का अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये आचार्य विश्वनाथ का, मतलब विश्वनाथ का था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूल संकेतों से, ध्वनि मतलब व्यक्त ध्वनियों से या आंखों से। तो भाषा का जो निर्माण होता है वो व्यक्त ध्वनियों से होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाषा अभिलक्षणों में से कौन सही नहीं है? भाषा अभिलक्षणों में से कौन सही नहीं है भैया? अपरिवर्तनशीलता जो है ये सही नहीं है। बाकी यादृच्छिकता, सृजनात्मकता और विविधता मतलब विविधता या विविधता, ये भाषा अभिलक्षणों में से शामिल है। अगला प्रश्न, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में या पाकिस्तान में? तो भाई हिंदी मतलब किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण करती है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसको हम पारनिष्ठित भाषा कहते हैं। हिंदी को पारनिष्ठित करने का श्रेय किसको है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। जब उन्होंने 1903 में सरस्वती पात्रिका का संपादन संभाला तभी से हिंदी को पारिष्कृत और पारनिष्ठित किया उन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न है, आल्हा अधिकतर कहाँ पर गाए जाते हैं? आल्हा की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड वाले इलाके में आल्हा बहुत गाए जाते हैं, ठीक है। आल्हा वगैरह हमारे पिताजी बहुत गाते थे और हम लोग जब बचपन में थे तो हम सुनते थे, हम लोग साथ में लेटते थे। तो जब जो है अपने जो है हम लोगों में गांव में क्या होता है कि घर आपका बना होता है और घर में कोई नहीं लेटता है। गर्मी के महीने में इस टाइम सभी लोग खटिया उटिया सब बाहर निकाल करके मच्छरदानी लगा करके हम लोग बाहर में लेटते ही थे पहले। अब तो कुछ मतलब दिनों से लगभग कमरा वमरा बन गया है, फर्श प्लस्तर हो गया है 2-3 साल पहले, तब से कमरे में वमरे में लेटने लगा हूँ। बाकी पहले हम लोग वहीं मतलब बाहर ही लेटते थे, गाँव में आते थे घर पे अपने। बाकी जब मैं पढ़ा 2017 से जब मैं 2017 से लेकर के कानपुर रहा 4 साल लगभग, फिर 2 साल मैं बनारस रहा, तब वहाँ पर कमरे की आदत पड़ गई मुझे बाहर रहने में। और बाकी अभी भी मैं जब ऐसे अभी गर्मी थोड़ी-सी और आए बढ़ेगी, अभी तो मैं कमरे में ही लेटता हूँ, लेकिन जब गर्मी बढ़ेगी तो बाहर लेटूँगा। तो पिताजी हमारे आल्हा गाते रहते, तो जब आल्हा गाते हैं तो कहते हैं पीछे तुम भी थोड़ा-थोड़ा बताते रहो। तो ऐसे होता है आल्हा, ठीक है? कि यक्का मारे दुई गिर जा, यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाई मरी जाए। इस तरीके से। रिम झिम भाला बरसै, वही मैदानन के बीच मझाए। ऐसे आप लोगों को जब आदिकाल में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने उसमें आलखंड का एक थोड़ा-सा पार्ट था, ठीक है? तो उसको मैंने पढ़ा था। तो बुंदेलखंडी इलाके में या बुंदेलखंड इलाके में आल्हा खूब गाए जाते हैं, लोकप्रिय है,
क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखिएगा, कौरवी जो बोली है उसी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? अब बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब तत्सम और तद्भव आप जानते, तत्व माने होता है उसी के, सम माने समान, यानी जो संस्कृत के समान सीधे सीधे शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव संस्कृत से निकले हुए शब्द, यानी जो हिंदी में घिस पिट चुके हैं वो तद्भव होते हैं, ठीक है, उसी से निकले हुए शब्द। और देशज क्या होते हैं? ऐसे शब्द जैसे लुटिया, खटिया, मचिया, ये सब हो गए। ना तो ये तद्भव है, ना तत्सम है, ना देशज है, ये है विदेशज, यानी विदेशी भाषाओं से एक प्रकार से इस शब्द को ग्रहण किया गया है भारतीय भाषा में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट जो शब्द है ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इनमें से देशज शब्द, लोटा जो है देशज शब्द है, लोटा, लुटिया, लोटा, खटिया, मचिया, तकिया, ये सब, तकिया एक दूसरा शब्द है, लोटा वोटा ये सब आपका ऐसा शब्द है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही चीजें? जैसे आपका कालीन हो गया, ये अरबी भाषा का शब्द है। दीवार, ठीक है, तालाब, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। आवारा, कुश्ती, खामोश, परवेज, ठीक है, वापिस, खराब, शराब, खराब, तो ये सब आपके, गुलाब, चादर, जुर्माना, फारसी शब्द हैं। तुर्की शब्दों में आपका जैसे कि काबू हो गया, बीबी है, चेचक, ठीक है, बारूद, खच्चर, ठीक है, चोगा, मुगल, नान खटाई, कुर्ता, तोप, तोपची, दरोगा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो भारतीय भाषाओं की अगर बात की जाए, भारतीय जो शब्द संपदा है वो 3 चीज़ों से भरी हुई है। पहली तो भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द आए हैं, दूसरी भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं, और तीसरी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जिसमें विदेशी भाषाओं में पुर्तगाली भाषा, फ्रांसीसी, डच, यूनानी, लैटिन, स्पेनी, रूसी, जर्मनी, इटालियन, तुर्की, फारसी, अरबी, चीनी, जापानी, ईरानी, पाश्तो, तमाम प्रकार की भाषाओं के शब्दों को एक प्रकार से मिलाया गया है। तब जाकर के अपनी हिंदी का एक प्रकार से शब्द संपदा है वो अपार हो चुकी, विस्तार हो चुका उसका, ठीक है। प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अग्नि आपका कौन सा शब्द है? अग्नि आपके तत्सम शब्द है। अग्नि से कौन शब्द बनता है? आग। आग आपका तत्भव शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर करने वाला शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को बोलते हैं समानार्थक शब्द, यानी कुछ अंतर व्यक्त करते हैं तो वो समानार्थक होते हैं। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक, यौगिक शब्द की अगर बात की है तो पाठशाला, पाठशाला यौगिक शब्द है, यानी दोनों को अगर अलग अलग कर देंगे तो भी दोनों का अपना अपना अलग अर्थ निकलेगा, ये होते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द के बारे में आप लोग अगर ना जानते हो तो जान लीजिएगा, यौगिक शब्द ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तत्सम, तद्भव तो आप लोग जानते ही हैं, यौगिक, संकर, मिश्रित, ये सब तमाम प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, कई प्रकार के, योग, रूढ़, यौगिक। देखिए, निर्माण या गठन की दृष्टि से देखेंगे तो आपका जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई उनका अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे, जैसे हाथ, पैर, पेट, किताब, इसका अलग अलग आप संधि विच्छेद करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा शब्द होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की अगर बात की जाए तो यौगिक शब्द ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं, यानी 2 रूढ़ शब्द, जैसे पाठ अपना एक रूढ़ शब्द है और शाला एक अलग से रूढ़ शब्द है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बनता है यौगिक शब्द, यानी जब 2 रूढ़ शब्द मिलते हैं तो एक यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जब फिर ये अलग हो जाता है तो पाठ का मतलब लेसन, यानी कि एक प्रकार से अध्याय, इसका अलग से हो गया। शाला माने होता है एक प्रकार से वो जो है एक रखने का स्थान, ठीक है, यानी कि इसका दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की अगर बात की जाए तो ऐसे शब्द जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हों परंतु जिनका एक विशेष अर्थ रूढ़ भी हो, जैसे पंकज। अब पंकज तो एक प्रकार से यौगिक शब्द है, लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाला है इसका मतलब, यानी कि ये अब रूढ़ हो गया, यानी रूढ़ हो चुका है, जैसे नीलकंठ, नीलाहोकंठ जिनका। तो ये सब आपके के कौन से शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। क्लियर? जिसका एक अलग अर्थ निकले 2 योग रूढ़ शब्दों से मिलने के बाद में। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव शब्द की अगर बात की, देखिए बैंक, बैंक आपका तो आप जान लीजिए विदेशज शब्द है तो इसको हटा ही दीजिए। मुंह, मुंह की अगर बात की जाए तो मुंह कौन सा शब्द है आपका? मुंह तद्भव पूछा गया है ना, तद्भव शब्द मुंह आपका तद्भव शब्द है। मुंह आपका तद्भव शब्द है और मुख आपका कैसा शब्द है? मुख आपका तत्सम शब्द है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका पता नहीं चलता है, उसको देशज शब्द कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाती हैं? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उनको आप तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। और इससे जो घिसे पिटे यानी कि जो जैसे दुग्ध है आपका तत्सम, संस्कृत में भी दुग्ध कहते हैं उसको, और दूध कहते हैं हिंदी में, तो दुग्ध से ही दूध बना है तो तद्भव हो गया दूध। विदेशी यानी जो विदेशों से आए, देशज माने जिसका कोई उत्पत्ति का आता पता नहीं। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी भाषा का जो मानकीकरण करने वाली संस्था है उसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से जानते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठ करके मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? वो मानकीकरण कहलाता है। क्लियर? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखें, सबसे पहला होता है बोली, पहले बोली होती है, ठीक है। बोली क्या होती है? धीरे धीरे चल करके भाषा बनती है। भाषा के बाद में क्या होता है? वो मानक भाषा बनती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण या मानककरण का प्रकाशन या मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1966 में हुआ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रकाशित किया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है, बताएं। खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, या ऊपर तो दोनों तरीके से। तो खारोष्ठी लिपि की अगर बात की जाए तो खारोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है भैया? खारोष्ठी लिपि की अगर बात की जाए तो खारोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है, एक बार आप सभी लोग बताएं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुरुमुखी का मतलब क्या होता है? गुरु के मुख से निकली हुई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी इनमें से? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। दोबारा प्रश्न आ गया, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है? ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न है, खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खारोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने क्या पढ़ा था? एक शब्द पढ़ा था अभिलेख में, वो शब्द था दानम। दानम शब्द को पढ़ा, और इसी दानम शब्द को पढ़ने के बाद में उन्होंने इसकी एक वर्णमाला बनाई थी उसी के आधार पर, ठीक है, 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसप ने। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसप ने इसको एक प्रकार से स्पष्ट किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताएं, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है अपनी? हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भारत की या दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और सबसे आधुनिक लिपि की अगर बात की जाए, या सबसे वैज्ञानिक लिपि की बात की जाए, ठीक है, साइंटिफिक स्क्रिप्ट की बात करें, तो वो अपनी देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें। जिसमें से हमने लिखा, ये राम लिखा, राम मैंने किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है, ठीक है। और ये राम मैंने लिख दिया RAM, ये राम, ये आपका रोमन लिपि में है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे देखें, सिखों की लिपि क्या थी? सिखों की लिपि थी कौन सी भाई? गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। अच्छा ये बताएं, आदि भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत, ठीक है। चले, सिखों की लिपि कौन सी थी? क्या थी? गुरुमुखी। गुरुमुखी की अगर बात की जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया गया। ईश्वर के मुख से निकली हुई एक प्रकार से
जो है लिपि को ही एक प्रकार से गुरुमुखी कहा गया है। और गुरु अंगद देव जो थे एक प्रकार से इसके जनक माने जाते हैं गुरुमुखी लिपि के। सेकंड गुरु थे ये सिखों के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध धर्म के ललित विस्तार में आप देखेंगे 64 लिपियों के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? बताएं, किस प्रथम व्यक्ति ने प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, 1837-38 के आसपास। क्लियर। अच्छा, खरोष्ठी लिपि के बारे में भी अगर खरोष्ठी लिपि भी पूछे तो आप जेम्स प्रिंसेप लगाएंगे। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि जो थी वो कौन सी थी? फटाफट से आप बताएंगे। वो ब्राह्मी लिपि थी इनमें से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हालांकि खरोष्ठी लिपि के भी मिले हैं। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो अशोक ने जो है किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। ये बात ध्यान रखें। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अगला प्रश्न है, अशोक को कौन सा अभिलेख दो लिपियों में प्राप्त, मतलब अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों में प्राप्त हुआ है? तो सार ए कुना जो एक प्रकार से सान ए कुना या सारे कुना जो है ये लिपि जो है ये अभिलेख है जो कि दो लिपियों में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आप सभी को पता होगा, मैंने बताया था ब्राह्मी लिपि। डी ऑप्शन। कौन सी लिपि आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है? तो ये हो ही गया आपका ये प्रश्न। ठीक है, ब्राह्मी। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सा है? ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता में कहा जाता है? तो ब्राह्मी को ही कहा जाता है। किस लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है? बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है। अगला प्रश्न, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? चित्राक्षर लिपि सिंधु काल में चित्राक्षर लिपि ही प्रचलित थी। चित्रों के माध्यम से वर्णों को बताते थे। अगला प्रश्न, अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो खारोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। लाइक और शेयर करते रहेगा वीडियो को। और एक बात और, को करिकुलर जो है जो कोर्स होता है उसकी अगर वीडियो आपको देखनी है या और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको तमाम प्रकार की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपको को करिकुलर से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको आने वाले समय में, हालांकि वीडियो शुरू हो चुकी है, वहाँ पर मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ मैं। आप उस चैनल को देखिएगा। वहाँ पर आपको को करिकुलर जो कोर्स आपका है कम्युनिटी जो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसको आप देख लेंगे वहाँ पर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताएं। ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्रजबुली के नाम से क्या जानी जाती है? पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताएं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, बताएं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है परिवार, जो दुनिया का सबसे बड़ा है एक प्रकार से, कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार है या अंग्रेजी है? बताएं। अंग्रेजी, रूसी और उसके बाद में हिंदी। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी है, फिर रूसी, फिर हिंदी, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फारसी, फिर नेपाली और पंजाबी। सॉरी, एक मिनट। भारोपीय भाषा परिवार जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से भाषा परिवार है, जिसमें अंग्रेजी, रूसी, हिंदी ये सब शामिल है, जर्मनी, फारसी ये सब शामिल है, पंजाबी वगैरह। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? फटाफट से आप बताएंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की मुख्य रूप से 5 बोलियां हैं। और अगर बात करें हम इनमें से, देखें, खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, ये आपके
पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ब्रजभाषा तो खड़ी बोली मतलब पश्चिमी हिंदी है, लेकिन बघेली आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। कन्नौजी तो आपकी एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। इसी अलावा छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन बांगरू जो है ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी किसकी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कन्नौजी, बांगरू, ब्रज, खड़ी बोली और बुंदेली ये 5 भाषाएं पश्चिमी हिंदी की हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अर्धमागधी से कौन बनी है? अर्धमागधी से इनमें से देखें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बनी होगी। देखिए मागधी अपभ्रंश में आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही आ जाएगी, यानी कि जो बिहारी हिंदी है वो मागधी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली इसमें दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बांगरू और ब्रजभाषा ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है, और भोजपुरी बिहारी हिंदी की। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी की बोली है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम अनुक्रम कौन सा है? देखिए सबसे पहली भाषा जो होगी इनमें से संस्कृत ने अगर नहीं दिया है तो उसमें सबसे पहले होगी पाली, फिर होगी प्राकृत, फिर होगी अपभ्रंश और फिर होगी हिंदी। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही इज राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? देखें बुंदेली है, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ब्रजभाषा इनमें से है, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी नहीं है, बिहारी हिंदी भी नहीं है, पश्चिमी हिंदी है, बिल्कुल डी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पहाड़ी हिंदी भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 की अगर बात की तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के ए में कहा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये सब। ओके, चलें जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसके द्वारा उसमें हुआ सबसे पहली बात 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन बेसिकली हुआ था 1967 में। कब हुआ था? सबसे पहली बार 1967 में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सबसे पहली बात यानी 14 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है, उसमें एक भाषा को जोड़ा जाता है, पहली भाषा उसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। सिंधी भाषा के बाद में फिर आप देखते हैं 1992 का समय आता है। 1992 1992 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ती हैं नमक के नाम से। नमक का मतलब क्या होता है? एक ट्रिक है नमक। ना से होता है नेपाली, माँ से होता है मणिपुरी और का से होता है कोंकणी। ये 3 बोलियां जुड़ी 1992 में। फिर इसके बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 ईस्वी में एक संशोधन हुआ। 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जो एक प्रकार से जुड़ी भाषा वो जुड़ी बोडो मास। बोडो मास का मतलब क्या होता है? बोडो मास एक ट्रिक मैंने बनाई है। अब बोडो मतलब क्या होता है? बो माने होता है बोडो भाषा, डो माने डोंगरी भाषा, माँ माने होता है एक प्रकार से मैथिली और सा माने संथाली। तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी ये 4 भाषा 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसके अलावा आपका 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा ये। ठीक है, इसके बाद में जो है 1967 में आपका जोड़ी गई थी सिंधी, पहली मतलब एक प्रकार से 8वीं अनुसूची में। तो इस तरीके से 7 एक प्रकार मतलब ये 8 भाषा जोड़ी गई। तो पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है। 14 के बाद में कितनी भाषा जुड़ी हैं? 14 के बाद में एक तो सिंधी जुड़ी, एक ये, 3 ये, 4 और 4 ये, 8 भाषा जुड़ी। 14 और 8 कितना होता है? 14 6 20 और 2 22। 22 भाषा एक प्रकार से वर्तमान में है, ठीक है। क्लियर? आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलें, तो संविधान की 8वीं अनुसूची के 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। कब हुआ था संशोधन? 1967 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को उर्दू को प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकंड भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है 8वें परिशिष्ट का संबंध है। परिशिष्ट माने होता है अनुसूची, ठीक है। तो अनुसूची 8वीं अनुसूची यानी कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है भाषा से, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो प्राप्त हैं 22 भाषाएं भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर मान्यता प्राप्त हैं, जो मैंने आपको बताया था। शुरुआत में 14 थी, लेकिन उसमें फिर बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? मैंने आपको बता दिया था संथाली, मैथिली, मतलब बोडोमास। बोडोमास आप ध्यान रखिएगा, बोडोमास। अब बोडोमास से क्या मतलब निकला? एक तो आपकी बोडो भाषा, बोडो इसमें नहीं दिख रही है, डोगरी दूसरी, मैथिली तीसरी, मैथिली भी नहीं दिख रही है, और आपकी संथाली, संथाली दिख रही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधी आपकी कब जोड़ी गई थी? 1967 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और आपकी कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा आपकी 1992 में जोड़ी गई हैं। 2003 में आपकी संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा जोड़ी गई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? देखिए, संस्कृत, सिंधी और नेपाली शामिल हैं, अंग्रेजी भाषा नहीं शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? बताएं फटाफट से। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा जिसको आप बोलते हैं, या ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उसके रूप में हिंदी को एक प्रकार से स्थान प्राप्त है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजकीय भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का फर्स्ट जो है उसमें भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हिंदी की प्रश्न, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति जो है वो प्रदान की गई है? तो अनिश्चित काल के लिए एक प्रकार से अब कर दी गई है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिए। ठीक है, इससे पहले वाला मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो जो है आपका जो पेपर कोड आपका, यानी कि पेपर कोड जो 300 आपका 5 था, तो उसको मैंने दे दिया था इससे पहले, और 306 आज भी मैंने दे दिया। यानी आपका एक प्रकार से भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रथम और द्वितीय पेपर समाप्त हुआ। ठीक है, ये मतलब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए तो इंपॉर्टेंट है। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया, मतलब इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जिनमें भी परीक्षा में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आपका मां शाकुंभरी वगैरह में, और भी आप यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी, वहाँ पर भी आएगा। और इसके बाद में जो आपका अगला पेपर होगा, वो होगा 307 वाला कोड। ठीक है, एचएनडी 307 और एचएनडी 308। ठीक है, उसमें आपको लोक साहित्य और लोक संस्कृति से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। वैसे लोक साहित्य और लोक संस्कृति का मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए, आप उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी मैं एक कोडिंग के रूप में 307 308 का ये सब दे दूंगा, तो आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।